कि अगर हम NLP NLP emphasize that if you convey your idea to the person who is right in front of you, you have achieved 95% success and only 5% success through your education. अब एजुकेशन और जो मटेरियल आपने गेन किया है और बड़ी बड़ी क्वालिफिकेशन हासिल की है वो सिर्फ 5%। कम्युनिकेशन आती है एक्सपीरियंस से, सामने वाले के साथ कम्युनिकेट, राइटिंग भी एक कम्युनिकेशन है ना। तो आप लिख रहे हो, जो लिख रहे हो, जो सामने बंदा पढ़ रहा है आपका, वो कहता साथ साथ समझ आती जाती है, तो वो कहता है कि अच्छा ये बच्चा जो है ना वो क्लियर लिखता है, आपको ज्यादा मार्क्स देगा। अपनी कम्युनिकेशन ठीक करो, राइटिंग के अंदर भी और उसके साथ साथ स्पीकिंग के अंदर भी। अगर इंसान के अंदर पावर हो ना, तो एग्जामिनर और आपसे सवाल पूछने वाला वही पूछे जो आप उससे आप चाहते हो वो आपसे पूछे। मैंने तो भाई अपने जितने भी इंटरव्यू दिए, मैंने वाइवा एम ए टैफल का दिया, तो मुझसे मेरे सामने जो मैडम बैठी थी वही पूछ रही थी जो मैं चाहता था। एमफिल का मैंने वाइवा दिया, तो वो मुझसे वही पूछ रही थी जो मैं चाहता था। ठीक है, तो वो क्यों, वो कैसे होता है? वो अच्छी कम्युनिकेशन से होता है। जब आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होती है ना, वो साथ साथ समझता जाता है कि भाई इस बच्चे को आता है, इसने परसुएसिव लैंग्वेज इस्तेमाल की है, रेटरिक इस्तेमाल की है, एग्जाम्पलीफाई किया है, जो पॉइंट लिख रहा है उसको एग्जाम्पलीफाई कर रहा है, थीसिस स्टेटमेंट का वाजे पता है, उसको ही लेके चल रहा है, उसका बिगनिंग भी प्रॉपर बना रहा है, मिड भी प्रॉपर बना रहा है, और एंड भी इसने बड़ा अच्छा कंक्लूड किया है। और कोई भी क्वेश्चन बगैर कंक्लूजन के नहीं छोड़ के आना। मिसाल के तौर पर आपने ये क्वेश्चन पूरा लिख लिया, 6 या 8 पेज लिख लिए, 8 पेज लिखने के बावजूद भी आपने कंक्लूड नहीं किया, तो वो उसको इनकम्प्लीट समझेगा। आपने उसका जो इंट्रोडक्शन है वो उस थीसिस स्टेटमेंट, जो मेन स्टेटमेंट उसने पूछी है ना, उसके मुताबिक बनाना है। उससे रिलेटेड कोटेशन जब आप बुक्स पढ़ते हैं ना, जब आप पूरी क्रिटिसिज्म की एनकेएम सीरीज की अगर आप बुक, अगर आपके पास टाइम होता तो मैं आपको वो पढ़ाता, चैप्टर वाइज पढ़ाता आपको क्रिटिकल प्रैक्टिस। लेकिन हमारे पास इतना तो टाइम नहीं है, हम उसको समराइज कर रहे हैं और उसकी असाइनमेंट पढ़ रहे हैं ताकि हमारा टाइम बच जाए। ये होता है कि हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम हो तो फिर हम ये काम करते हैं। तो अब उसमें आप कोटेशन कोई 3-4 याद कर लें, जैसे मैंने याद की हुई है। अब सैटर्न की स्पीचेस मुझसे सुन ले, मैं आपको सारी सुना दूंगा। डॉक्टर फास्टर्स के मेन रेफरेंस सुन ले, मैं आपको सुना दूंगा। पैराडाइज लॉस्ट के सुन ले, मैं आपको सुना दूंगा। लेकिन मेरे लिए मुश्किल है कि वो 14 बुक्स में स्टडी करूं। एपिक पूरी तो याद नहीं होती, लेकिन कुछ हम कोटेशन फिर याद कर लेते हैं। और वो कोटेशन, अगर आप में टैलेंट है ना, आप हर जगह वही कोटेशन लगा के उसको अलाइन कर सकते हो अपनी बात को उसके साथ। समझ आ रही है? आपको इतनी सेंस होनी चाहिए कि जो आप लिख रहे हो उसको उसके साथ अलाइन कर दो कि ये बात कही है और इसको हम इस तरह रिलेट कर सकते हैं इससे। और माशाल्लाह आपकी राइटिंग ठीक है, आपने आपने प्रैक्टिस की है, आप टेस्ट अच्छा दे रही हैं। और मैं आपकी तरफ से बड़ा पॉजिटिव हूँ कि आप बहुत अच्छा रिजल्ट देंगी। तो आज ना कल हमने काम किया था मैक्सिमम, इंशाल्लाह वो आपके जो क्वेश्चन है वो भी हम एड्रेस करेंगे। उसके ऊपर मैं आपको मुकम्मल वो जो एक्सीडेंट है, वो रिपेयर है, रिपेयरिंग लॉस है, वो सारा कुछ मैं आपको रेमंड विलियम का बताऊंगा। आज हम ना कुछ लोन जाइनस का थोड़ा सा देखेंगे वर्क, क्योंकि कल भी अक्सा का कोई वर्क रह गया था, तो उसने मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछे थे। पहले मैं वो देखूंगा, उसके बाद आपका वर्क करेंगे। 2019 आज वैसे करेंगे पेपर, डोंट वरी। अच्छा ये देखें, हमने लॉन जाइनस को पढ़ा था। मैंने आपको बताया कि लॉन जाइनस जो है वो एक फर्स्ट रोमांटिक क्रिटिक, जेम्स स्कॉट ने उसके बारे में कहा कि लॉन जाइनस जो है वो फर्स्ट रोमांटिक क्रिटिक है। लॉन जाइनस क्या है? फर्स्ट रोमांटिक क्रिटिक है। ले जी, ये थोड़ा सा देखें कि अब एक क्वेश्चन आया हुआ, मुझसे पूछा, अक्सा ने मुझे पेपर सेंड किया कि सर आया हुआ फॉल्स और ट्रू सब्लिमिटी क्या होता है। अब किसी भी वर्क में ये फॉल्स सब्लिमिटी है, इसके अंदर फॉल्स सब्लिमिटी है, इसके अंदर सब्लिमिटी है वर्क के अंदर, ये सबलाइम है वर्क, क्योंकि उसका वर्क ही ऑन द सबलाइम है बाय लॉन्जाइनस। तो लॉन्जाइनस ने बेसिकली एक ऐसी थ्योरी दी थी जिसमें वो बेसिकली बताता है कि कौन सा वर्क सबलाइम है और कौन सा वर्क सबलाइम नहीं है। ठीक है, तो उसके साथ वो ये भी बताता है कि कौन सा वर्क सबलाइम नहीं है। अगर सबलाइम नहीं है तो उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स है।
वो उसको डिस्कस करता है, वो एक पूरी असाइनमेंट है उसकी। तो उससे रिलेटेड मैं थोड़ा सा कुछ बताऊंगा। अक्सर आपने इसको पढ़ा था, देखें। कहता है कि जो वर्क सबलाइम होता है ना, उसके अंदर ग्रैंडर ऑफ थॉट होती है। अगर आपके आइडियाज ग्रैंड नहीं है ना, अजीम थॉट नहीं है, तो अजीम वर्क प्रोड्यूस नहीं कर सकते। अजीम जो थॉट होती है, देखें, जो इंसान सोचता है वो फील करता है, ठीक है। जो फील करता है, मतलब जो आपने थॉट सोची, तो थॉट आपको साथ ही देगी फीलिंग्स। आपके बॉडी में फीलिंग आएगी, एक सोच सोचें आपके फीलिंग आएगी। जैसा बंदा फील करता है वैसा एक्ट करता है। मतलब जो परफॉर्मेंस आएगी वो अच्छे बुरे फीलिंग्स से आएगी। बेसिकली वो लीड कहां से हो रही है, फिर थॉट से ही हो रही है। तो मतलब आप अच्छा थॉट्स रखते हैं तो आप अच्छे, आपके आइडियाज अच्छे होंगे। ये हुआ नहीं है। लॉन जाइनस कहता है कि किसी के आइडिया बड़े बेस किस्म के, डी बेस्ड किस्म के हों, बड़े वाइल्ड किस्म के हों, घटिया किस्म के हों, बंदे के चीप किस्म के आइडिया हों और वर्क पर बड़ा प्रोड्यूस कर दे। लामा इकबाल ग्रेट आइडिया, कायदे आजम ग्रेट आइडियाज, शेक्सपियर ग्रेट आइडियाज। तो जितने भी ग्रेट आइडियाज वाले लोग थे उन्होंने ग्रेट वर्क प्रोड्यूस किया है। जैसा आप सोचते हो वैसा फील करते हो, जैसा फील करते हो वैसा एक्ट करते हो, जैसा एक्ट करते हो वो रिजल्ट लाता है। और जो रिजल्ट है अल्टीमेटली आपकी डेस्टिनी फॉर्म करता है, आपको बताता है कि आप सक्सेसफुल हो या कामयाब। ठीक है। थिंकिंग हमें क्या देती है? थिंकिंग हमें फीलिंग देती है, फीलिंग के बाद एक्शन आता है और एक्शन के बाद अल्टीमेटली रिजल्ट आता है। और वो बेस करता है कि हम किस तरह का सोच, किस तरह करें, वो पिछले सोच पे ही चला जाता है। तो लॉन जाइनस भी बेसिकली इसी पे काम करता है कि जो ग्रैंड आइडियाज हैं वो हमें ग्रैंड थॉट देती हैं। ग्रैंड थॉट्स जो होती हैं वो ग्रैंड वर्क प्रोड्यूस करते हैं। हमें फिर फिगर ऑफ स्पीच चाहिए, कंपोजिशन ग्रेट चाहिए, डिक्शन ग्रेट चाहिए। ये सारी चीजें आती हैं, चली जाती हैं फिर ग्रेट आइडिया, ग्रेट थॉट्स के ऊपर। ग्रैंड थॉट्स होनी चाहिए। तो फॉल्स सब्लिमिटी के अंदर क्या होता है, ये हमने पहले तो पढ़ लिए थे, वो 5 जो सोर्सेस थे सब्लिमिटी के, वो तो आप कर लेंगे असाइनमेंट। तो फॉल्स सब्लिमिटी में आएगा कि फॉल्स सब्लाइम्स कंसिस्ट ऑफ टिमिडिटी एंड बम्बास्ट ऑफ द लैंग्वेज। अब बम्बास्टिक का मतलब क्या होता है, टिमिडिटी का मतलब क्या होता है? टिमिड का मतलब होता है डी बेस आइडियाज। अगर आपके आइडिया डी बेस्ड है, टिमिड है, घटिया है, और बम्बास्ट है लैंग्वेज की, बस लैंग्वेज फ्लावरी बनाई हुई है। बम्बास्ट का मतलब होता है नाम नहाज, सुपरफिशियल, हाई लैंग्वेज इस्तेमाल करना। ऐसी लैंग्वेज जो आपके पैशन के साथ नहीं मिलती, ऐसी लैंग्वेज जो उस टॉपिक के साथ नहीं मिलती, ऐसी लैंग्वेज जो ओकेजन के साथ नहीं मिलती, वो फॉल्स लैंग्वेज है। तो फॉल्स सब्लिमिटी बनाती है अगर आपके आइडियाज कंसिस्ट करती है, आपकी सबलाइम जो फास्ट सबलाइम है, जो आपने वर्क लिखा है, वो टिमिडिटी और बम्बास्टिक है। बम्बास्टिक मीन सुपरफिशियल लैंग्वेज, नॉट अ ग्रेट वर्क एंड अलाइन टू द योर टास्क। आपके आइडिया के साथ वो मिलते नहीं है, बस नाम हाथ वर्ड्स बनाए, आप जितने मर्जी वर्ड्स बनाए, लेकिन उसके पीछे अगर पैशन या अच्छी थॉट्स नहीं है तो वो ऑडियंस को मूव नहीं करेगा, मतलब ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा, एक्सटेसी नहीं लेके आएगा। अच्छा वर्क, उसने एक डेफिनेशन बताई, जैसे फिलिप सिडनी ने कहा कि पोइट्री इंस्ट्रक्ट्स थ्रू डिलाइट एंड टीच। पोइट्री टीचेस थ्रू डिलाइट। पोइट्री टीचेस करती है, टीच करती है, किसके लिए? डिलाइट के लिए। आपको इंस्ट्रक्शन भी मिल जाती है, आप लेसन भी लर्न कर जाते हो, साथ आप डिलाइट भी ले लेते हो, खुशी भी महसूस करते हैं, एंटरटेनमेंट भी हो जाती है। लेकिन ये कहता है कि अच्छा वर्क वो होता है पोइट्री का, किसी लिटरेरी वर्क, कोई लिटरेरी जॉनरा जो अपने रीडर्स को एक दुनिया से दूसरी दुनिया में ले जाए। मतलब जिस दुनिया में राइटर लेके जाना चाहता है, अगर वो वहां पे ले जाने में कामयाब हो रहा है तो वो ग्रेट वर्क है, अदरवाइज वो ग्रेट वर्क नहीं है। उसने रीडर के साथ जोड़ दिया, पहली दफा उसने रोमांटिक टच दिया, इसलिए जेम्स स्कॉट ने कहा कि ये फर्स्ट रोमांटिक क्रिटिक है। अब लॉन जाइनस को कुछ लोग तो कहते हैं कि ये रोमांटिक क्रिटिक है, कुछ क्लासिक क्रिटिक भी कहते हैं, क्योंकि ये कंडीशंस ये भी बांध देता है कि वो सब्लिमिटी ऑफ थॉट होनी चाहिए, थॉट्स ग्रैंड होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद
आपका वर्क जो है वो डिक्शन अच्छा होना चाहिए, आपके कंपोजिशन अच्छी होनी चाहिए। तो कहते हैं ये भी रूल्स कुछ लगा देता। रूल्स जो होते हैं वो हमेशा कौन लगाते थे? क्लासिक लगाते थे, क्लासिक पोएट्स, क्लासिक क्रिटिक्स। तो ये रोमांटिक क्रिटिक भी है, क्योंकि ये कहता है कि इंसान को ऐसा लिखना चाहिए, यानी फ्री जो वो आ रहा है वो लिखे, लेकिन वो अंडर द कंट्रोल ऑफ रीजन होनी चाहिए। जो पैशन, इमेजिनेशन, पैशन, फीलिंग, इमेजिनेशन है, वो गुजरे फिल्टर से, किसके किसके फिल्टर से? रैशनल थॉट के, रीजन के फिल्टर से गुजर के आगे जाए। बेतरतीब जो थॉट है वो भी कहता है वो ठीक नहीं है। लेकिन ये अपने आप को क्या कहता है? लोग इसको कहते हैं रोमांटिक क्रिटिक है। कुछ लोग कहते हैं ये रोमांटिक भी है और साथ क्लासिक भी है, ये उनके दरमियान में है कुछ। क्योंकि ये क्लासिसिज्म को भी सपोर्ट कर, क्लासिक मीन जो क्लासिक रूल्स है उनको भी कहता है फॉलो करो, और साथ साथ कहता है कि लिखो जो लिखना है, लेकिन वो किसके अंडर से होके जाए? रीजन के फिल्टर से, और रीडर को एक दुनिया से दूसरी दुनिया में ले जाए। ये है जो ट्रू सब्लिमिटी है, जो ट्रू सब्लाइम वर्क है, अजीम वर्क है। तो फॉल्स सब्लाइम बनता है अगर वो उसमें टिमिडिटी हो, इररेलेवेंट आइडियाज हो, जो थॉट्स है वो डिस्पर्स किस्म की हों, और बम्बास्टिक लैंग्वेज, नाम नहाद किस्म की लैंग्वेज, कोई इतनी अजीम लैंग्वेज नहीं, लैंग्वेज इररेलेवेंट सी, बढ़ा चढ़ा के लैंग्वेज बताई गई। इट इज द स्वेलिंग्स, और कहता है कि जो बढ़ा चढ़ा के लैंग्वेज बताई जाती है या लिखी जाती है ना, तो उसे उसने एक नाम दिया, कहता है इट इज लाइक अ स्वेलिंग इन द बॉडी, कि बॉडी इंसान की कुछ सूजन हुई है इंसान की बॉडी में, और बड़ी बेतरतीब सी लग रही है। ठीक है, आगे वो कहता है सेकंड जो फॉल्स सब्लाइम का जो प्रैक्टिस करता है एक राइटर, वो ये है कि सेकंड सब्लाइम इज अ प्रेड एंड लाइक द पंप एंड द शो ट्रिविलिटी। ट्रीवल आइडिया को शामिल करना, ट्रीवल थॉट को शामिल करना, ट्रीविलिटी को उसके अंदर ले आना, और वो प्रेड करना, पंप एंड शो की प्रेड करना। वर्क कुछ भी नहीं है, पंप एंड शो बस दिखाए जा रहे हो और इरेलीवेंट चीजें लिखते जा रहे हो, वो एक परेड है ऐसी जिसका कोई मकसद ही नहीं। ये सेकंड कॉज है, वाइसेस है सब्लिमिटी के अंदर। वाइसेस का मतलब होता है बुराइयां। थर्ड फॉल्स पैशन एंड थर्ड फॉल्स पैशन क्या है? कि फॉल्स पैशन हो और यूजुअली नॉट जस्टिफाइड बाय द ओकेजन। आप जो पैशन, फीलिंग्स, इमोशन अपनी पोएट्री के अंदर डाल रहे हो, वो आपकी थॉट के साथ मैच नहीं करता, ओकेजन के साथ मैच नहीं करता। वो ओकेजन जो आप लिख रहे हैं वो उसके साथ मिसमैच कर रहा है। तो आपके पैशन जो है वो बड़े फॉल्स से और बड़े अनट्रू से लगेंगे, ट्रू नहीं लगेंगे, जस्टिफाई नहीं करेंगे, ओकेजन के मुताबिक नहीं होंगे। तो फॉल्स पैशन भी कॉज होता है वाइसेस इन सब्लिमिटी, सब्लिमिटी को लो कर देता है। ट्रू सब्लाइम का कैसे आती है? प्लीजेस ऑल द एजेस एंड यूजुअली एक्सप्रेसेस थ्रू द यूनिवर्सलिटी। अब आप जेफरी चौसर के वर्क को देखें। आज हमने वैसे क्लासिकल पोएट्री स्टार्ट करनी थी और उसमें हमने जेफरी चौसर को पढ़ना था। तो जेफरी चौसर में अगर आप देखें तो जो क्लर्क है वो आज भी वैसे ही क्लर्क वैसे ही होते हैं। आज भी आप किसी एडवोकेट को देख लें तो वो लुक बिजी, डू नथिंग। केस उसके पास एक भी ना हो, पेंसिल लेके बैठा हुआ है और वो ऐसे क्लाइंट आता है और वो उसे शो करता है कि बड़ा बिजी है। आज भी क्लर्क ऐसे, आज भी ऐसे करते हैं एडवोकेट। आज भी कोई वाइफ ऑफ द बात होगी जिसके मोर देन 7 हस्बैंड होंगे। आज भी कोई इस तरह का चर्चमैन होगा कि जो लोगों को, उसके पास कुछ नहीं है लेकिन लोगों की खिदमत करने के लिए बाहर निकल पड़ता है बारिश में। आज भी कोई मौलवी ऐसा होगा। आज भी आपको कोई फार्मर मिल जाएगा जो अपने काम के साथ मुखलिस होगा। आज भी आपको कोई मैडम एग्लैंटाइन मिल जाएगी जो बड़े मैनर से खाती है, वो एक लुकमा भी गिरने नहीं देती और बड़े मैनर्स के साथ चीजें खाती है। आज भी कोई नाइट मिल जाएगा, सच्चा मुजाहिद कोई। आज भी आपको कोई स्क्वायर मिल जाएगा, लस्टी लवर, कि उसने गले में हार डाले होंगे, बांसुरी पकड़ी होगी, उसका काम कुछ होगा, वो कुछ कर रहा होगा। आज भी कोई पार्टनर सोमरर मिल जाएगा जो फीमेल को माफियां देता होगा। वो कहता होगा कि मुझे बताओ कि आपने क्या क्या किया, आपको माफियां दूं, फिर ही आपको गॉड माफ करेगा। चलें जी, बता दिया मैंने, फलां बंदे के साथ मेरे इलेजिटिमेट रिलेशन थे। तो फिर औरतों को कहता है कि आपने मुझे अपना राज तो बता दिया है, अगर आप मेरी कब बात नहीं मानोगी, मुझे पैसे नहीं दोगी। वो ब्लैकमेल करता है फाइनेंशियली और फिजिकली भी, उनको उनको सड्यूस करता है उन औरतों को।
तो फिर वो उन्हें कहता है मैं लोगों को बताऊंगा। अब वो उनको अब्यूज करता है इस तरह। वो उनके हाथों, आज भी किसी मौलवी के हाथों, आज भी किसी पार्सन के हाथों, आज भी किसी चर्चमैन के हाथों फीमेल जो है वो सड्यूस हो रही हैं, अब्यूज हो रही हैं। तो ये जो करेक्टर है यूनिवर्सल हूं कहता है, वो सबलाइम को टच करते हैं। तो टू सबलाइम जॉन लॉन्जाइनस कहता है तब आती है जब आपके करेक्टर यूनिवर्सल हो, जेफरी चौसर की तरह। सबलाइम तब आएगी कि आप जो करेक्टर बनाओ वो हर एज में ऐसे लगे कि ये यूनिवर्सल है भाई, ये ऐसे ताल्लुक रखता है, बड़ा सबलाइम सा वर्क है। जैसे शेक्सपियर का वर्क है, जैसे जेफरी चौसर का वर्क है, जैसे हॉरिस का वर्क है, जैसे होमर का वर्क है। ठीक है, होमर को लोगों ने कॉपी किया, होमर को लोगों ने पढ़ा, मिल्टन ने उसकी कॉपी बनाई, पैरोडी बनाई। आप देखें किसने उसको पैरोडी उसकी बनाई, अलेक्जेंडर पोप ने उनकी पैरोडी बनाई पढ़ के, उनको ट्रांसलेट, उसकी ट्रांसलेशन पढ़ी और उसकी पैरोडी बना दी। विर्जिल का वर्क आज भी महफूज है, लोग उसको लाइक करते हैं। तो ये है यूनिवर्सल। एक्लीज का जो करेक्टर है, करेक्टर देखें उन्होंने कैसे बनाए। ठीक है, एक्लीज का करेक्टर है, एगमेम्नॉन का करेक्टर है, उसके बाद ह्यूमैनिटीज, और उसके अलावा क्या नाम है उसका, एरिस्टोफनी ने जो करेक्टर बनाए, फ्रॉग उसका वर्क है। तो वो जो बड़े पुराने एंशियंट वर्क हैं उन्होंने यूनिवर्सल बनाए, आज भी लोग उनको लाइक करते हैं। ट्रू सबलाइम प्लीजेस करती है हर एज और हर इलाके को, हर पर्सन को, और एक्सप्रेस करती है थॉट यूनिवर्सली। तो वो होता है सबलाइम वर्क। यहां तक अक्सर कोई प्रॉब्लम है? ये जो मैंने एक्सप्लेन किए ये आपको असाइनमेंट के अंदर भी मिल जाएंगी चीजें। सर नो प्रॉब्लम। हाँ जी, इनको आप एक दफा पढ़ोगी ना, आप इनको लिख सकोगी। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बने बनाए उधर मिले हुए, मैंने सोचा शायद आप उससे उधर से पढ़ लेंगी, लेकिन उसमें कुछ मुश्किल चीजें भी हैं, वो आपको समझ नहीं आएगी। आपने वो उसमें दो दो लाइनें कोशिश करें याद कर लें, क्योंकि हम वो सारी तो नहीं लिख सकते। हम होमर को तो नहीं आप लिख सकते, होमर इतना मुश्किल पोएट है। तो आप उसकी दो दो लाइनें जो है ना वो याद कर लें कोई, तो उसको वैसे टेस्ट दे देना मुझे। शॉर्ट क्वेश्चन उसके बने हुए हैं, ये नहीं कि हाँ उन्होंने यही पूछने। जो मेन क्वेश्चन है उन्होंने ये करना, कहना कि 5 सोर्सेज ऑफ सब्लिमिटी। ठीक है, उसमें जो नेचुरल, जो नर्चर होता है, जो नेचर की तरफ से आता है वो एक्सप्लेन कर दे। तो कुछ चीजें होती हैं जो आर्ट हमें देती है, आर्ट मतलब हम उनको लर्न कर सकते हैं। कुछ चीजें इनेट होती हैं। अब मिल्टन जैसा स्टाइल जो है, मिस्टर मिल्टन का जो स्टाइल है मुझे बताएं, वो मैं तो नहीं लिख सकता। व्हाट दो द फील्ड बी लॉस्ट ऑल इज नॉट लॉस्ट, अनकंकरेबल विल द स्टडी ऑफ रिवेंज एंड मॉर्टल हेट, ये इनेट था उसका, ये कुदरती था। शेक्सपियर का स्टाइल कुदरती है। देयर इज अ डिविनिटी इन द फॉल ऑफ स्पैरो। वो कहता है कि व्हाट दो द फील्ड बी लॉस्ट ऑल इज नॉट लॉस्ट। तो ये जो उसने बनाने का स्टाइल है उसका मिल्टन का, वो आम बंदा नहीं बना सकता, ये नेट होता है। शेक्सपियर को आप पढ़े जरा तो वो कहता है कि टू बी और नॉट टू बी दिस इज अ क्वेश्चन। एक लाइन में वो पूरी एज को ऐसे बांध के रख देता है, उसको इस तरह कंसाइसली बयान करता है। सर फ्रांसिस बेकन का जो स्टाइल है वो इनेट है उसका। तो कहता है स्टडी सर्व्स डिलाइट ऑर्नामेंट एंड एबिलिटी, इट्स अ स्ट्रेंज डिजायर टू सीक पावर एंड लूज लिबर्टी, अगेन इट्स अ स्ट्रेंज टू सीक पावर ऑन अदर एंड लूज पावर ऑन हिमसेल्फ, अनईजी लाइज ऑन द हेड ऑफ दोज हु वियर इट्स क्राउन। ये जो स्टाइल है उसका, ये आम बंदा नहीं बना सकता। ये कैसे उसने बनाया है? ये उन्होंने उन्होंने नेचुरल उनके पास आया है, गॉड ने उनको दिया है। तो कुछ चीजें होती हैं जो नेचर की तरफ आती हैं, कुछ हमें नर्चर करनी पड़ती हैं, मतलब उनको फ्लोरिश करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, उसको रिफाइन करना पड़ता है, ये कंपोजिशन करना, अरेंजमेंट करना डिक्शन का। बाकी जो थॉट है, जो पैशन है, ये नेचर देती है ना। अब देखें हर बंदा, हम 5-6 भाई हैं, आप घर में 5-6 भाई हैं, क्या सारे एक जैसा सोचते हैं और एक जैसा फील करते हैं? ये नेचर देती है। ठीक है, आगे आ जाए, जो अरेंजमेंट है सेंटेंसेस की, जो कंपोजिशन है, जो सिलेक्टेड वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, ये सीखे जा सकते हैं। कंपोज करना, राइट करना, अरेंज करना, डिक्शन की सिलेक्शन, ये सीखे जा सकते हैं। कुछ चीजें होती हैं आर्ट कि हम उनको बढ़ा कम कर सकते हैं। कुछ चीजें होती हैं जो नेचर की तरफ से आती हैं। जब ये दोनों मिलती है ना, फिर बनता है अजीम इंसान, सबलाइम। The vices of the sublime merge out of the two things.
देखिएगा, कहता है कि द वॉइसेस ऑफ द सब्लाइम मर्ज आउट ऑफ द टू थिंग्स। जो सब्लाइम है वो दो चीजों से, आपकी उसी असाइनमेंट के अंदर ये डिस्कस किया गया है। जो वॉइसेस हैं वो कहां से एमर्ज होती हैं? आउट ऑफ द टू थिंग्स, लैक ऑफ पैशन एंड सिंसियरिटी। जब आप एक टॉपिक है आपका, मिसाल के तौर में अक्सर से कहता हूं कि अक्सर आपने एक पोएम लिखनी है और उस पोएम में आपने एक ऑक्टेव बनाना है 8 लाइन का, ठीक है, और उसके बाद सिस्टेट बनाना है, ठीक है, आपने पेट्रार्कन स्टाइल पे लिखनी है, ठीक है। आप टॉपिक कोई भी ले लें, आप ले लें वार ले लें, लव ले लें, हेट ले लें, ठीक है, फ्रेंड ले लें, फ्रेंडशिप ले लें। आपने एक पोएम लिखनी है जिसमें 8 लाइंस जो है वो इंट्रोडक्शन बताए और 6 लाइन में सोल्यूशन बताए। जो मर्जी मीटर यूज कर ले, फ्री देता हूं आपको, फ्री है, ठीक है जी। जब आप ये लिखेंगी तो आपका सबसे पहले तो आपके पास ना तो अजीम थाट है इसके बारे में, किसी टॉपिक के बारे में, वार पे, लव पे, फ्रेंडशिप पे, हेटरेड पे, या किसी भी टॉपिक के ऊपर, ठीक है, फ्लड पे। अगर आप पोएम लिख रही हैं और आपके पास मटेरियल नहीं है, अच्छी थॉट नहीं है, क्या आप अच्छा वर्क लिख लेंगे? ना तो आपके पास पैशन, जब पैशन नहीं होगा तो सिंसियरिटी नहीं आएगी। जब पैशन ही नहीं है किसी काम के, आपको शौक ही नहीं है, तो आप उसको लिख लोगे? मैं आपको कहता रहूं कि या आप ऐसा करें कि सर थॉमस वाइट की तरह लिखें, लवर जो है वो बड़ा जालम है, यानी बिलवर्ड जो है वो बड़ी जालम है, और जो उसका लवर है वो उसके लिए आगे आहें भर रहा है कि लव ने मेरे दिल पे डेरे डेरे डाल लिए हैं और उसने अपना झंडा गाड़ लिया है, उसने मेरे दिल को फतह कर लिया है। अब मेरी महबूबा, पहले वो मुझसे बड़ी प्यार करती थी, अब वो मुझसे प्यार नहीं करती, मैं तबाह बर्बाद हो गया हूँ। तो सर थॉमस वाइट तो इस तरह की बातें करेगा। मतलब ये उसका टॉपिक है तो वो फिर बातें कर रहा है कि उसके पास पैशन है। अगर आपके पास पैशन नहीं है तो सिंसेरिटी नहीं आएगी। तो लॉन जाइनस कहता है कि जो वॉइसेस का सब्लाइम में बायस बनता है वो है लैक ऑफ पैशन। आपके पास पैशन नहीं होते तो आपके वर्क में सिंसियरिटी नहीं रहती। कहते ना, आपके पास पैशन होना चाहिए। देखिए जी, आप किसके लिए पैशनेट है? आप किसके लिए, मतलब आप कंप्यूटर के लिए हैं, आप लिटरेचर के लिए, आप लिंग्विस्टिक के लिए, आप न्यूरो लिंग्विस्टिक के लिए, आप न्यूरो साइंस के लिए, आप साइकोलॉजी के लिए, आप किसके लिए पैशनेट है? पैशन क्या है आपका? हाँ जी, लिंग्विस्टिक। अब तुम काम कर सकते हो क्योंकि आपका पैशन बन गया, अब थकावट नहीं होगी, आप दिन रात मेहनत कर सकते हैं, आपके वर्क में जान भी आ जाएगी, सिंसियरिटी भी आ जाएगी। तो पहला तो है लैक ऑफ पैशन एंड सिंसियरिटी ना होना, ये बायस बनता है वॉइसेस का सब्लिमिटी के अंदर। दूसरा, लैक ऑफ कम्युनिकेशन एंड फाल्टी टेक्निक। आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है। आप जो लिख रहे हैं, अगर आपके माइंड में 2+2=4 है, सामने बंदा जो पढ़ रहा है आपको या सुन रहा है उसको नहीं बता पा रहे, उसके माइंड तक नहीं पहुंचा पा रहे 4, तो मतलब कम्युनिकेशन अच्छी नहीं। जो आप लिख रहे हो, जिसकी अरेंजमेंट कर रहे हो, थॉट को बता रहे हो, वो आपके ऑडियंस, आपके रीडर को समझ ही नहीं आ रही, तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है या तो होती है या नहीं होती। जो आप बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, अगले को समझ आ रही है, अगर वो समझ नहीं आ रही तो इट्स अ फेलियर ऑफ योर कम्युनिकेशन। एंड फाल्टी टेक्निक, आपने टेक्निक भी फाल्टी इस्तेमाल की है, उसके उसमें थॉट नहीं लाए, उसमें पैशन नहीं लाए, अच्छा उसकी अरेंजमेंट ठीक नहीं की, उसको डिक्शन अच्छे नहीं लाए, उसको कंपोज अच्छा नहीं किया, ठीक है। ये सारी चीजें अगर आप ले आए जैसे लॉन जाइनस ने बताया तो कहता सब्लिमिटी आ जाएगी। तो ये दो मेन चीजें उसने ना बताई हैं अपनी बुक के अंदर। आप इसको डिस्कस कर लीजिएगा, आपकी बुक पे भी ये मिल जाएंगी, उसको पढ़ लीजिएगा तो आपको काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, कुछ पॉइंट हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ये टर्जिडिटी ऑफ लैंग्वेज। अब टर्जिडिटी ऑफ लैंग्वेज का अगर मतलब ही नहीं पता तो आप इसको 100 दफा भी पढ़ती रहे तो आपको ये समझ नहीं आएगा। टर्जिडिटी जब आप पढ़ोगे ना तो आपको वहां पे इसका मानी लिखा हुआ मिलेगा, स्वोलन, समथिंग स्वोलन। लेकिन ये उसने ना एक मेटाफोरिकल इस्तेमाल किया लैंग्वेज। असल में वो ट्रेजिडिटी का मतलब ये लेता है कि कोई समथिंग जो बोर सी लगे, बोर्डम सी लगे, टीडियम सी लगे, टीडियस सी लगे, राइटिंग के अंदर कोई चीज को कहता है कि ट्रेजिडिटी ऑफ लैंग्वेज कॉज बनती है किसी भी पोइट्री या वर्क या लिटरेरी योनरा के अंदर जिसके अंदर कोई लैंग्वेज ठीक ना हो।
बोर सी लैंग्वेज हो, उसके अंदर पैशन ही नहीं है, उसके अंदर अच्छी थॉट ही नहीं है लैंग्वेज के अंदर। लैंग्वेज वर्क करती है, लैंग्वेज वर्थ होती है अगर उसके पीछे थॉट अच्छी है। थॉट अच्छी होगी ना तो वो अच्छा फीलिंग देगी अगले को। जबान और अल्फाज के अंदर एनर्जी होती है अगर वो दिल से निकले तो, अगर आपके अपने हों तो। मैं चूंकि एक लिटरेचर का ही एक टीचर हूँ, स्टूडेंट भी हूँ, तो मैं जानता हूं कि अल्फाज के अंदर एनर्जी होती है। अगर तो अल्फाज के अंदर लॉन जैनस कहता है कि उसके पीछे वहमेंट पैशन है, पैशन बड़े जान वाले हैं, उसके अंदर अजीम पैशन है, अगर अजीम फीलिंग है, थॉट और पैशन अजीम है, तो उसकी लैंग्वेज के अंदर बोर्डम नहीं होगी। ट्रेजिडिटी ऑफ लैंग्वेज ऐसे है कि जैसे किसी का बॉडी फूला हुआ है, वो बड़ा बेतरतीब सा लग रहा है। अगर ट्रेजिडिटी आ गई, अगर बोर्डम लैंग्वेज में आ गई, तो वो ऐसे ही है कि जैसे कोई अनऑर्डर्ड और अनअरेंज्ड और डिसऑर्डर्ड और बोर्डम सी कोई लैंग्वेज है। अब इसको आप पढ़ेंगी ना तो आपको ये समझ आएगी। ट्रेजिडिटी मीन बोर्डम, टीडियम, टीडियसनेस ऑफ राइटिंग, कि राइटिंग बड़ी बोर्ड और बड़ी टीडियस सी है, समझ नहीं जिसकी आ रही, जो बोर कर रही है, पढ़ने को दिल नहीं कर रहा। और उसकी कॉज होती है, दो कॉजेज होती हैं, एक लैक ऑफ पैशन एंड सिंसियरिटी, और दूसरा लैक ऑफ कम्युनिकेशन एंड फाल्टी टेक्निक। ये क्लियर है अक्सर यहां तक? जी सर। दूसरा है प्यूरलिटी। प्यूरलिटी, व्हाट इज प्यूरलिटी? बिकॉज ही टॉक्स अबाउट प्यूरलिटी एज वेल. There is a plurality, there is a tragedy of language, the boredom, tediousness of writing, and the second is plurality. Plurality mean immaturity of handling language. लैंग्वेज को हैंडल करते हुए जब आप चिल्ड्रन, बच्चों की तरह, कोई आगे लगा दिया वर्ड, कोई पीछे लगा दिया, कोई सेंटेंस आगे कर दिया, कोई पीछे कर दिया, जो ऑर्डर चल रहा है, जैसे वो अरिस्टोटल ने कहा था कि बिगनिंग, मिडल और एंड बनाया जाए, मेटाफर्स अच्छे इस्तेमाल किए जाएं, ठीक है, टू द पॉइंट इस्तेमाल किए जाएं, मेटाफर कुछ और बोल रहे हैं, ऑब्जेक्टिव कोरिलेशन ना हो, जो बंदा बोल रहा है उसकी ऐसे लग रहा है कि जो उसकी फीलिंग ही नहीं है, तो क्या आप समझ जाओगी वो कहना क्या चाह रहा है? अगर आपकी थॉट के बिहाइंड पैशन ही नहीं, कुछ इमेच्योरिटी लग रही है, हैंडल ही लैंग्वेज को अच्छी तरह नहीं कर रहे, कोई उसकी बैकग्राउंड नहीं सेट कर रहे, कोई सेटिंग नहीं बना रहे पोएम की, कोई मेटाफर नहीं है, कोई सिमिली नहीं है, कोई पैशन नहीं है, कोई अच्छी थॉट नहीं है, कोई उसकी कंपोजिशन अच्छी नहीं है, कोई उसकी सिलेक्शन ऑफ डिक्शन अच्छी नहीं है, क्या आप लैंग्वेज के जरिए इंप्रेस कर लोगे? रीडर को ले जाओगे, ट्रांसपोर्ट कर लेंगे, उसमें एक्सटेसी ले आएंगे, वो एक दुनिया से दूसरी दुनिया में चला जाएगा, वजद की दुनिया में नहीं जाएगा, वो तो उससे बोर हो जाएगा पढ़ते पढ़ते। तो वो कहता है प्यूरलिटी जो है ना, वो एक बहुत बड़ी वॉइस है, वो वॉइस है, वो सबलाइम की राह में बहुत बड़ी रुकावट है, वो काम को अजीम नहीं होने देती। एक ट्रेजिडिटी बोर बना देना लैंग्वेज को, ऐसे ही इररिलेवेंट लंबे लंबे सेंटेंस बना रहा है और उसके अंदर कोई जान नहीं है, प्यूरलिटी नहीं है, इमेच्योर है लैंग्वेज, लग रहा है कि इमेच्योर है, आप बोले तो बंदे को पता चल जाता है बंदा मेच्योर है या नहीं। हाँ जी, बंदे के बोलने से पता चल जाता है कि बंदा मेच्योर है या नहीं, मुझे इसके साथ मजीद डिस्कस करनी चाहिए या नहीं, मुझे इसके साथ ओपन होना चाहिए या नहीं, क्योंकि बंदा इमेच्योर है। इमेच्योर बंदा जो है वो हमेशा नुकसान देता है, क्योंकि उसे अपने ही हैंडलिंग, उसने से अपने बॉडी को हैंडल करना नहीं सीखा हुआ, अपने आप की ट्रेनिंग नहीं हासिल की, तो वो दूसरे को भी खराब ही करेगा। तो इस तरह प्यूरलिटी जो है, इमेच्योरिटी जो हैंडलिंग ऑफ लैंग्वेज है, कि पढ़ने वाले रीडर को उसने कहीं कहीं लेके क्या जाना है, वो उसे बोर कर देगी, बंदा कहेगा यार ये वर्क ठीक नहीं, बड़ा बोर सा वर्क। कोई जॉन कीट्स को पढ़े, कोई शेक्सपियर को पढ़े, कोई एडमंड स्पेंसर को पढ़े, कोई लामा इकबाल को पढ़े, कोई अहमद नदीम कासमी को पढ़े, तो इस तरह के बड़े बड़े पोएट्स जो हैं वो पढ़ते जाते हैं, तो पता चलता है यार बंदे बात कर रहे। आज ना एक अभी एक वर्क मैं आपको पढ़ाऊंगा, पाकिस्तानी राइटर का किसी का, तो वो आपके वो 2019 के पेपर में आया। वो कहता है जी एक चिड़िया है, द फीड उसका नाम है, पोएम है। वो कहता है जी एक चिड़िया है, चिड़िया के 10 बच्चे हैं, उसके पास एक ही मैलिट है। मैलिट का मतलब होता है ये जो बाजरे का दाना होता है ना, इसको कहते हैं, एक दाना है बाजरे का, और उसने 10 बच्चों को फीड करना है।
बताओ यार वो किसको दे। आपने एटम बम को तोड़ के उसको भी मजीद उसके अंदर भी फाइंड कर लिया यार, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन